नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स की हमारी मेहमान है आर्ट्स प्रोमोटर्स श्रीमती मेघा जिकेडिया। मेघा जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स के भीतर। आपका एक व्यक्तित्व है, आप देवी अहिल्या की नगरी में जन्मी और इन दिनों विदेश में यानी 7 समंदर पार यूएस में भारतीय आर्ट का बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करती जा रही है। हम इस विषय में तो बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन को भी जानना चाहेंगे। आखिर इस प्रोफेशन की जो आपने शुरुआत की है, इसके साथ साथ आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता कौन है, आपका स्कूली और कॉलेज लाइफ कैसी रही है, कैसा आपका शुरुआती शिक्षण रहा है? श्योर, थैंक यू। जैसा ही कि आपने बोला कि मैं इंदौर में जन्मी हूँ। मेरे पिताश्री डॉक्टर पंकज अग्रवाल हैं जो वास्तु कंसल्टेंट हैं। मेरी मदर आर्किटेक्ट रीना अग्रवाल हैं, वो भी एक प्रोफेशनल हैं, शी इज़ एन आर्किटेक्ट। और मेरा आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। मैंने डीसी से अपनी स्कूलिंग करी है, फिर संघवी इंस्टीट्यूट अगेन इंदौर से मैंने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा है। उसके बाद में मैंने यूके से अपनी मास्टर्स करी है इन जनरल मैनेजमेंट, एंड फाइनली मैंने यूएस से अपनी सेकंड मास्टर्स करी है इन बिजनेस एनालिटिक्स। क्या बात है। वाकई इंदौर शहर का व्यक्ति जब निकलता है, देश दुनिया में नाम कमाता है, लेकिन इस बीच उसे कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति बार बार याद आते हैं। और यही कारण है शायद कि आप एक आर्ट प्रोफेशनल, आर्ट प्रोमोटर के रूप में देश दुनिया में इन दिनों नवाचार करने निकली। इसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिर वो कौन सा गुण था, वो कौन से संस्कार थे जिसके चलते आपने अपने भारतीय संस्कारों को, भारतीय आर्ट को बढ़ावा देने के लिए कंपनी बनाई और उसके तहत काम करना शुरू किया? अच्छा, तो जैसे मैंने बताया कि मेरी मॉम इज़ एन आर्किटेक्ट, तो हमेशा से ही मुझे बचपन से ही आर्ट की तरफ में एक लव था। क्या बात। हमेशा ही मैं मम्मा को देखती थी कि वो कैसे अपनी ड्राइंग्स बना रही हैं। शी इज़ नॉट ओनली एन आर्किटेक्ट, शी इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट। वो हमेशा से ही काफ़ी बड़े म्यूरल्स बनाती थी क्ले के, और उनको देख के मैं भी बनाना सीख गई। एंड फिर मैंने भी दूसरे आर्ट फॉर्म सीखे। तो जब मैं यूएस गई तो मुझे हमेशा से ही इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट से बहुत प्यार था एंड एक अट्रैक्शन था उसकी तरफ। तो जब मैं यूएस गई तो मुझे एक कमी लगती थी। जब मैं अपना घर डेकोरेट करती थी तो मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें इंडिया से बुलवाती थी। मुझे था कि नहीं, आई वांट टू हैव समथिंग जो मेड इन इंडिया है, बिल्कुल सही कहा, जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करे वहाँ पे। तो मैंने अपने बहुत सारे, फिर इस चीज़ से मुझे एक आइडिया आया कि इट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन कि मैं अपना एक नया बिजनेस चालू करूँ। मेरी तरह और भी दूसरे लोग हैं जिनको भी वही आर्ट चाहिए, बट वो अवेलेबल नहीं है। तो जब मैंने चालू किया तो मैंने सबसे पहले अपने फ्रेंड्स से, अपने कॉलीग से, आई वॉज वर्किंग विद फेसबुक एट दैट टाइम, तो मैंने अपने कॉलीग से और अपने फ्रेंड से, उनके फ्रेंड से सबसे एक मार्केट रिसर्च किया, जिसमें मैंने उनसे पता किया कि वो क्या सोचते हैं अबाउट इंडियन आर्ट, वो क्या सोचते हैं कि उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला। बहुत लोग एक कमी महसूस कर रहे थे कि उनको या तो एक गणेशा की आइडल चाहिए, या उनको दिया चाहिए, या एक कोई वॉल डेकोर चाहिए जो इंडियन मेड है, जो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अवेलेबल नहीं है, बट इजीली नहीं है। तो हमारा ये आइडिया था कि हम अपना हमारा जो टैगलाइन है, दैट इज होम अवे फ्रॉम होम, दैट इज हम इंडियन कल्चर को इन यूएस एंड अराउंड द वर्ल्ड लेके जाना चाहते थे। सो दैट्स हाउ हम लोग चालू किए। जब मैं ये कंपनी क्राफ्ट्स एंड चीज़ल मैं अबाउट 2.5 years पहले चालू की थी। एंड जब मैंने चालू किया था, मैं कुछ आर्टिस्ट को जानती थी, मैं उनसे इंटरेक्ट की, उनसे चालू किया मैंने सामान। तो मैं ऑलमोस्ट अबाउट 2 या 3 बॉक्सेस लेके गई थी जस्ट टू सी कि क्या रिजल्ट मिलता है। कितने पीसेस थी? समवेयर अराउंड, मतलब हमने जब प्रोडक्ट्स चालू किए थे अराउंड 30 to 40 प्रोडक्ट्स थे। आज हमारे पास में अराउंड 500 प्रोडक्ट्स हैं। शानदार। सो वी हैव बीन इंक्रीजिंग हमारे प्रोडक्ट्स एंड अबाउट उस समय जब मैं 2 to 3 बॉक्सेस लेके गई थी, आई थिंक मैं अराउंड 20 प्रोडक्ट्स कुछ लेके गई होंगी। एंड तो हम लोग चालू किए एंड सो इनिशियली वी स्टार्टेड टू सी कि क्या रिजल्ट मिल रहा है, एंड टचवुड काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिला। पीपल वर रियली इंटरेस्टेड इन थिंग्स। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी इज़ ग्रोइंग विथ कस्टमर्स,
क्योंकि हमें कस्टमर सिखाते हैं कि उनको क्या चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आज एक किसी भी इंसान के लिए इजी नहीं है कि उसको हर तरीके का आर्ट फॉर्म पता होगा। बिल्कुल सही कहा। बट जब हम अलग अलग कस्टमर्स से इंटरेक्ट करते हैं, कोई हमारे को साउथ का है तो उसको तंजौर काफ़ी पसंद आती है, तो वो हमें बोले कि आपके पास तंजौर है क्या, तो हम उस तरफ एक डायरेक्शन में मूव किए कि भैया वो कैसा है, वो क्या है, कैसे उसको ले, क्या चीज़ है। जैसे आप देख रहे हैं एक उर्ली है, हमें जब मैं चालू की थी हमारे यहाँ उर्ली कम यूज़ होती है नॉर्थ में, बट वही उर्ली साउथ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हमें लोगों ने बताया कि आपके पास उर्ली है क्या। जब हमारे पास मल्टीपल इंक्वायरीज आने लगी तो हमने बोला कि अरे देखते हैं कि क्या चीज़ है, और आज मेरे घर में ही उर्ली लगी है क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई वो प्रोडक्ट कि हमने अपने लिए भी एक लिया, फिर हमने धीरे धीरे उसको चालू किया। और ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। हम अभी उड़ीसा से पचचित्रा आर्ट लेके आए जो बहुत ही बारीकी से एक सिल्क के क्लॉथ के ऊपर बनता है। वैसे ही हम गुजरात से लिपन आर्ट लेके आए जो मड एंड मिरर को मिला के उसके आर्ट को एक वॉल डेकोर बनाते हैं। हम इस समय मार्बल की मूर्तियों पे काम करते हैं जो भी एक जो राजस्थान साइड से आता है जैसे। फिर हम लोग केरला के म्यूरल्स के ऊपर में काम करते हैं जो साउथ से आती है, अगेन केरला से आती है। और ऐसे ही हम डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को लेके आ रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग, हम वुडन आइडल्स को भी लेके रखते हैं जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। ब्रास की एक ह्यूज वैरायटी हम लोग रखते हैं। एंड नॉट ओनली आई वुड से आर्ट फॉर्म्स, हमें अलग अलग रिलीजन्स इंडिया में, इंडिया इज फुल ऑफ रिलीजन। बिल्कुल सही। हर जगह एक अलग रिलीजन है, हर जगह एक अलग लैंग्वेज यूज होती है। तो हम बहुत रिलीजन में भी अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं कि जैनिज्म में कैसा क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, या अगर एक केरला में कैसे क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या फेस्टिवल्स यूज़ होते हैं, या अपने उड़ीसा में क्या इम्पोर्टेंट फेस्टिवल यूज़ होते हैं, उनके क्या स्पेशल गॉड्स हैं। तो काफ़ी डिफरेंट कल्चर्स, काफ़ी डिफरेंट रिलीजन्स हम भी सीख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वी आर लर्निंग, जो हमारे कस्टमर्स हमें सिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स एक अलग रिसर्च तो होता ही है बिजनेस का, बट डेफिनेटली एक कस्टमर की बॉन्डिंग जो होती है उससे काफ़ी सीखने को मिलता है। क्या बात है, वाकई आप जो काम कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि कोविड वैश्विक महामारी का दौर चला, कहीं ना कहीं है कि भारतीय कलाकार जो है, जो आर्टिस्ट जो है, जो अलग अलग कलाओं में निपुण थे, जो अलग अलग राज्यों से आती है, उनको जोड़ने में आपको कितनी मशक्कत करना पड़ी उन्हें काम देने में, क्योंकि एक ऐसा समय आया पिछले 3 सालों में देखा जाए, 2 सालों में देखा जाए कि लोगों को काम नहीं मिला, खासतौर से उन आर्टिस्ट को काम नहीं मिला जो कहीं ना कहीं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से कला को जीवंत रखे हुए थे। हाँ जी, सो कोविड एक डेफिनेटली बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट जैसे हम कोविड की वजह से क्या हुआ कि काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन मूव हुई, वर्सेस जो एक रियल रिटेल स्टोर पे जाने की जगह लोग बाग ने सोचा कि हम लोग क्यों नहीं ऑनलाइन देखें। तो क्योंकि हमारा बिजनेस 100% ऑनलाइन है, एंड तो उस वजह से हमारे को काफ़ी इम्पैक्ट नहीं पड़ा कि हमारी सेल में कम नहीं हुआ, रैदर हमारी सेल में बढ़ावत हुई। बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया नहीं आ पा रहे थे, बट उनको चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि लोग बाग नए घर खरीद रहे हैं, हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास में बिजनेस वाज ग्रोइंग। क्योंकि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा था तो हम अपने वेंडर्स को भी एट द सेम टाइम ग्रो करा पा रहे थे। मतलब बहुत सारे वेंडर्स हमें बोले भी कि आपकी वजह से आज हमारा बिजनेस चल रहा है, हम सिर्फ आपको सप्लाई कर रहे हैं करके। एंड वी वर फीलिंग वेरी गुड अबाउट दैट कि हम एक सपोर्ट कर पा रहे हैं छोटी जगहों पे जो हमारी वेंडर्स हैं, हम उनको भी, दे वर नॉट आउट ऑफ जॉब, विच वॉज समथिंग दैट वी वर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ कि हम उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हम लोग का एक था कि वी वॉन्टेड टू गिव इंडिया, बिकॉज हमने वहाँ से सीखा है, बहुत सीखा है। तो हमारा जो प्रॉफिट था, हम उसमें से अबाउट 1% हमारा प्रॉफिट हम इंडिया में भेजते थे एज डोनेशन। क्या बात है, जो मोदी सरकार ने एक चालू किया था, उसमें हम लोग फंड्स भेजते थे जो बना या तो उसके थ्रू हम लोग वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो हम कर सके ड्यूरिंग कोविड। बट डेफिनेटली हमने उस टाइम पे इवन न्यू आर्टिस्ट भी ज्वाइन किए। एंड जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स आजकल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जैसे आई वुड से लिपन इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम, जो कच्छ से आता है। उसके बहुत ही जो हमारी आर्टिस्ट है उनका
सिर्फ 3 या 4 जनों का फैमिली एक है जो करती है, जी। भाई करता है, सिस्टर करती है, और करके हम लोग उनसे, वो हमारे लिए काम करते हैं, एंड उनकी काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ इनकम हमारे थ्रू जाती है। तो वैसे ही काफ़ी अलग अलग आर्टिस्ट हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। यस। वाकई मेघा जी, आपका जो स्टार्टअप है काफ़ी सराहनीय है और भारतीय कला को देश दुनिया में फैलाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी कारगर भी हो सकता है। लेकिन एक प्रश्न जो मेरे मन में आता है बार बार कि हथकरघा या फिर हैंडमेड जो आइटम्स बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रांतों के कलाकारों द्वारा बनाए जाते हैं, उन कलाकारों की हालत तो देखा जाता है बड़ी दयनीय कई बार देखी जाती है। लेकिन आप जैसे युवा जब आते हैं नया स्टार्टअप लेके, तो उन्हें एक उम्मीद की किरण जागती है। वाकई महंगा आइटम होता है, जो कस्टमर्स खरीदते हैं, जो यूजर्स होते हैं, उन्हें काफ़ी राशि देना पड़ती है इसको खरीदने में, या फिर जो असल कीमत जो होती है वो आर्टिस्ट तक पहुंच नहीं पाती। कभी आपको ऐसा लगता है? तो इसमें जैसे आपने मल्टीपल क्वेश्चंस को टच किया है मुझसे, तो उसमें जैसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आर्ट फॉर्म है या जो हैंडमेड आइटम है, वो वेरी करता है प्राइस के अंदर में। प्राइस रेंज, एक आर्ट 500 रुपये में भी बन सकता है, और दूसरा आर्ट 5,000 रुपये में भी बन सकता है, और 5 लाख में भी बन सकता है। बिल्कुल सही कहा, मूल्य होता है। तो वो आर्ट तो ऐसा है जिसका कोई आप एग्जैक्टली में वैल्यू नहीं लगा सकते, बट जो वैल्यू होती है वो एक आर्टिस्ट की वैल्यू होती है, कि जो आर्टिस्ट अपने आर्ट की क्या वैल्यू तय करता है। तो हमारा एक मानना है कि हम लोग बिल्कुल भी अपने आर्टिस्ट से नेगोशिएट नहीं करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। अगर उनको ऐसा लगता है जो भी उनकी आर्ट की वैल्यू है, हम हमारी तरफ से उनको 100% देते हैं। उसके आगे में जो प्राइजेस लगती हैं, एक अलग अलग तरीके की कॉस्ट जुड़ती है डेफिनेटली, जिसको हम अपनी तरफ से मिनिमाइज करते हैं, जिससे कि जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है, उसको सही रेट में मिल सके, उसको भी वो वैल्यू लगनी चाहिए जिस चीज को उसने खरीदा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जिसकी वजह से बहुत प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इस क्योंकि एक आर्टिस्ट ने एक छोटी सी जगह पे बनाया, उसके बाद में एक दूसरे पर्सन ने, एक मिडिल मैन ने उससे खरीदा, फिर एक दूसरा पर्सन ने उससे खरीदा, कर करके अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं बीच में, मिडिल मैन अपने आ जाते हैं, तो प्राइजेस धीरे धीरे उसकी वजह से भी बढ़ती है। कॉस्ट हर चीज में जुड़ती जाती है। तो हम अपने स्टार्टअप के अंदर में, क्राफ्ट्स एंड चीजर में, हम उस मिडिल मैन को अवॉइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम जितनी छोटी सी छोटी जगह जा सके, जितनी एक्चुअल आर्टिस्ट हैं, इंस्टेड ऑफ मिडिल मैन की जगह हम उनसे काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, जिससे कि हम उनको भी अच्छा रेट दे सके, उनको भी उनका वैल्यू दे सके, प्लस हमारे कस्टमर्स को भी हम एक सही वैल्यू दे सके जो लेके दे आर एक्चुअली हैप्पी। हमारे को ऑन द कॉन्ट्ररी, इवन एक हमें रिव्यूज में भी हमें बोलते हैं लोग बाग कि आपका कॉस्ट इज रियली समथिंग जिसमें हम खरीद सकते हैं। क्या बात। हम कोशिश करते हैं कि हमारा ऐसा नहीं हो कि इंसान खरीद ही नहीं पाए, वो देख रहा है बट खरीद नहीं पाए। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको भी एक अच्छी वैल्यू दे सके, और इवन आर्टिस्ट को भी एक अच्छा वैल्यू दे सके, व्हाटएवर जो उन्होंने तय करा है फॉर देयर आर्ट। क्या बात है, क्या बात है। बाकी आप जो काम करिए काफ़ी लगनशीलता के साथ में करिए, और यश भी आपको ईश्वर भगवान गणेश जी पूरा दे रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि स्टार्ट आपने केवल 25 पीसेस से किया था, और आप 500 से ज़्यादा पीसेस जो है यूएस तक ले गई। लेकिन शिपिंग का एक जो मसला आता है, इसको ले जाने को लेकर, कहीं ना कहीं जब आर्टिस्ट किसी आर्ट को बनाता है और घरेलू आर्ट कहलाता है, वहीं बिक जाता है, तो भले उसको प्राइस कम मिलती है, लेकिन खरीदने वालों को भी नुकसान नहीं होता। आप जैसे जो कंपनीज रन कर रहे हो उनको भी नुकसान उसमें नहीं होता। लेकिन जब यहाँ से इंडिया से बाहर ले जाना होता है, कई दिन लग जाते होंगे ले जाने में, उस समय जो टूट फूट होती है, किस तरह का नुकसान होता है इस बिजनेस में? जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी जगह से आते हैं, छोटी बड़ी जगह से भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बट डेफिनेटली तो उनके पास में कैपेसिटी नहीं रहती कि वो अपने आर्ट फॉर्म को बहुत प्रमोट कर सके। बिल्कुल सही कहा। या फिर वो बहुत ज़्यादा शिप कर सके इंटरनेशनली। तो हम उस चीज़ में उनकी एक मदद करते हैं, उनको की कोई दिक्कत नहीं आए, हम उनके यहाँ से लेते हैं प्रोडक्ट्स को, या वो हमें यहाँ पे डोमेस्टिकली शिप कर देते हैं, और फिर हमारे उसके अंदर में हमारी टीम उस चीज़ को एक अच्छे से पैकेजिंग करती है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट एक सुरक्षित कस्टमर को पहुँच सके, उसको भी कोई दिक्कत नहीं आए। आर्टिस्ट के ऊपर में भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि कोई प्रॉब्लम आएगा या कुछ भी, और उस आर्टिस्ट की एक रीच बढ़ जाती है थ्रू अस, कि हम लोग उसको, क्योंकि एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दे देते हैं,
हम उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें लोग बाग उससे ऑर्डर कर सकते हैं एंड इवेंचुअली कस्टमर इज ऑल्सो हैप्पी बिकॉज दे आर एबल टू गेट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते हैं, हमारी पैकेजिंग पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल भी 19 का नहीं होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी 21वां हमारे उसमें। बिल्कुल। तो डेफिनेटली एक वो चीज़ है, आर्टिस्ट भी अपना इतना ही मन लगा के काम करते हैं क्योंकि उनको एक जो वो वैल्यू करते हैं उनको वो चीज़ मिलती है। बिल्कुल सही कहा, मन चाहे कीमत जब मिलती है तो हाँ, तो वो भी अपना 100% देते हैं, 100% देते हैं। और वैसे ही कस्टमर को भी क्योंकि एक अच्छा मिल जाता है, एक उनको प्रॉपर्ली मिल जाता है, तो इवन दे आर हैप्पी विद व्हाट दे। आपका बिजनेस भी ऑनलाइन देखा जाता है, तो इंडिया के कस्टमर्स भी होंगे आपके पास और दुनिया भर के कस्टमर्स होंगे, तो कहाँ स्कोप ज़्यादा है, खरीदार कहाँ जाता है हमारे इंडियन आर्ट को, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि स्कोप दोनों ही जगह इक्वल है, बट हम लोग डेफिनेटली दोनों ही जगह करते हैं। बट जैसे कि जब मैं इंडिया में थी वर्सेस जब मैं यूएस शिफ्ट हुई, तो मुझे अपने कल्चर की ज़्यादा वैल्यू हुई, मैं अपनी चीज़ों को ज़्यादा मिस करती थी। तो काफ़ी लोग जो हैं जो यूएस में हैं या अराउंड द वर्ल्ड हैं, लाइक यूके के अंदर में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आर्ट फॉर्म को मिस करते हैं, अपने आर्ट को मिस करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्कोप भी बढ़ता है। एंड जो छोटे आर्टिस्ट हैं या जो आर्टिस्ट है, बहुत बारी दे आर नॉट एबल टू रीच देयर, सो हम बेसिकली वो प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू उनका आर्ट, इवन जो अगर डाइंग आर्ट्स हैं, हम उनको भी, हमारी कोशिश रहती है टू एक्सप्लोर मोर आर्ट एज वी गो, जिससे कि हम लोग उनको भी प्रमोट कर सकें। सो डेफिनेटली स्कोप ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इंडिया में भी इतना ही स्कोप है जितना बाहर है, बट इट्स ऑल अबाउट कि कौन किसकी कितनी वैल्यू करता है, इट्स अ पर्सनल चॉइस। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे कम है या वहाँ पे कम है। नहीं, एक बात तो है कि वैल्यू तो तभी होती है हमारे खुद के आर्ट की, हमारे इंडिया के आर्ट की, जब इंडियंस जो है यूएस में जाके बसते हैं, विदेशी धरा पे अपना घर बसाते हैं, तो उस घर को सजाने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें इंडियन हैंडीक्राफ्ट की, हैंड से बनी हुई वस्तुओं की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है, जिससे एक माहौल तैयार हो सके। और भले ही वो विदेश की धरती पर रहे, वहाँ घर बनाए, नए नए घर बनाए, लेकिन माहौल जो है वो भारतीयता से सरोबार बना के रखना चाहते। परचेसिंग पावर की बात हो चुकी है, जैसे आपने कहा कि इंडिया की बात हो चाहे बात विदेश की हो, सभी जगह खरीदार अच्छे मिलते हैं। आपका कोई गोल होगा आपकी कंपनी को और आगे बढ़ाने का? हालांकि शुरुआती दिनों में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिले हुए, आगे स्कोप किस तरह का देखती हैं? तो डेफिनेटली जैसा मैंने बोला कि स्कोप बहुत है, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया के इंडियंस। एंड एक और चीज़ है कि इंडियन आर्ट सिर्फ इंडियंस ही नहीं, इवन बाहर के लोग भी उसको इतना ही सराहते हैं, उनको इतना ही पसंद आता है। अभी रिसेंटली हमारे एक कस्टमर है, ही वाज एन अमेरिकन कस्टमर, उन्होंने अपनी वाइफ को ऑन देयर 50th एनिवर्सरी एक तंजौर पेंटिंग दी। क्या बात है? सरस्वती की। क्या बात है? तो वैसे ही ये है कि आर्ट का बहुत वैल्यू है, जैसे मैंने बोला कि स्कोप हर चीज़ का है, आर्ट का स्कोप बहुत है। एंड स्पेशली जैसे हम लोग एक ही आर्ट फॉर्म पे नहीं, हम मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स के ऊपर में वर्क करते हैं, तो एक डेफिनेटली स्कोप भी ज़्यादा है उसकी वजह से। बट इट्स ऑल अबाउट कि किसकी कैसे वैल्यू हो रही है। आप इस कंपनी से कितने आर्टिस्ट को आने वाले दिनों में जोड़ना चाहती है? आपने किसी तरह का लक्ष्य? अभी हम लोग अराउंड 25 to 30 डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ में काम करते हैं। बहुत सारी जगह टीम्स ऑफ आर्टिस्ट से भी काम करते हैं हम लोग। तो मैं 25 एज अ ग्रुप बोलना चाह रही हूँ, जैसे एक 25 में एक पर्सन माइट ऑल्सो बी वर्किंग विद अनदर 4 and 5 आर्टिस्ट। बिल्कुल सही। सो ओवरऑल आज भी अगर हम बात करें तो हम अराउंड आराम से 50 to 60 आर्टिस्ट के साथ में काम करते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी आर लुकिंग कि हम लोग एज मेनी एज पॉसिबल वी कैन इंक्लूड। एंड हम लोग वी वुड ऑल्सो लाइक कि हमारे व्यूअर्स हमें सजेस्ट करें कि क्या डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स दे वुड से कि इज समथिंग दैट वी कैन वर्क ऑन, वी कैन ब्रिंग इन लाइमलाइट, जो मे बी कि अभी नहीं हाईलाइटेड होता है। So definitely we would love to know that also. So yes. वाकई मेघा जी, आप जो काम कर रही हैं इसकी तलाश हर शख्स को होती है, हर कला प्रेमी को होती है, क्योंकि अपने घर को सजाने के लिए, माहौल को बनाने के लिए कलात्मक वस्तुओं की ज़रूरत हर किसी परिवार को होती है। और भारतीय परिवार, भारतीय संस्कार, भारतीय उत्सव कहीं ना कहीं इसी तरह के हैंडीक्राफ्ट से ही तैयार होते हैं और इसी के साथ उत्सव का माहौल भी बनता है। लेकिन आपसे जुड़ने के लिए
वो कौन से प्लेटफॉर्म है आपसे ऑर्डर करने के लिए, आपके बनाए हुए जो आर्टिस्ट हैं उनके बनाए हुए जो आइटम्स हैं उन्हें देखने के लिए कहाँ देखा जा सकता है, कहाँ ऑर्डर किया जा सकता है, उसके बारे में बताइए। श्योर, सो हम लोगों का वेबसाइट है विच इज़ www.craftsandchisel.com एंड नॉट ओनली थ्रू द वेबसाइट बट हम लोग का ऑल्सो हम लोग का इंस्टाग्राम प्रोफाइल है विच इज़ @craftsandchisel, फेसबुक प्रोफाइल है अगेन @craftsandchisel. We are also active in Pinterest. Again, you can search us through @craftsandchisel. And हम लोग का you can also contact us and WhatsApp us and we can give the details to you. क्या बात है, वाकई मेघा जी का स्टार्टअप काफ़ी खूबसूरत है। कम समय में इन्होंने खूब अच्छा काम, अच्छा नाम दोनों ही कमा चुकी है और आपको भी देश दुनिया में कहीं भी भारतीय हैंडीक्राफ्ट चाहिए हो, कला चाहिए हो, आर्ट चाहिए हो तो आप इन प्लेटफॉर्म पर इनसे संपर्क कर सकते हैं और एक सही दाम में सही वस्तु अपने घर तक ला सकते हैं। मेघा जी, आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.